हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास ट्वेल्थ का रिवीजन का वीडियो नंबर 15। तो बेटे ये क्लास ट्वेल्थ के रिवीजन का 15वां वीडियो है। और इससे पहले 14 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन के सभी वीडियोस को देख सकते हो और समझ सकते हो, जो बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, के एम डी सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है विद्युत रसायन का रिवीजन का भाग नंबर 3। तो हमारा जो चैप्टर है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके रिवीजन का ये तीसरा पार्ट है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन है, चालकत्व को परिभाषित कीजिए, इसका प्रतिरोध के साथ संबंध बताइए। तो चालकत्व को आप विद्युत चालकता भी कहते हो। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है विद्युत चालकता, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है चालकत्व। इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टेंस, और कैपिटल सी से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या है? चालकत्व का मतलब होता है किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता चालकत्व यानी कैपिटल सी कहलाती है। तो चालकत्व का मतलब है किसी विद्युत अपघटय का जो जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की कितनी क्षमता है, उसे हम कहते हैं चालकत्व, और कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने हमारे से पूछा है इसका प्रतिरोध के साथ संबंध बताइए। तो यह प्रतिरोध अर्थात आर का व्युत्क्रम होती है। आप इसे लिख सकते हो C इज इक्वल टू 1/R। तो प्रतिरोध का उल्टा अर्थात प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही तो होती है चालकता या चालकत्व। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। भाई विशिष्ट चालकता क्या है? देखो उत्तर में देखो, सबसे पहले यहां समझेंगे हम विशिष्ट चालकता, फिर हम समझेंगे मोलर चालकता। विशिष्ट चालकता का क्या मतलब होता है? किसी विद्युत अपघटय के विलयन के एकांक आयतन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। अथवा विशिष्ट चालकता की आप दूसरी परिभाषा भी दे सकते हो। आप कह सकते हो कि विशिष्ट प्रतिरोध रोह के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कप्पा कहते हैं। आपको पता होगा कि विशिष्ट चालकता को या चालकता भी लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, और विशिष्ट चालकत्व भी इसे कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं हम कप्पा से। तो कप्पा की कोई सी परिभाषा आप दे सकते हो। आप कह सकते हो एकांक आयतन की चालकता, विद्युत अपघटय का विलयन है, उस विलयन का जो एकांक आयतन है, जैसे 1 घन सेंटीमीटर या 1 घन मीटर, उस एकांक आयतन की जो चालकता होगी उसे हम कहेंगे कप्पा या विशिष्ट चालकत्व। या फिर आप इसकी ये दूसरी परिभाषा भी दे सकते हो, विशिष्ट प्रतिरोध रोह के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कप्पा कहते हैं। अब दूसरा इन्होंने पूछा था हमारे से मोलर चालकता। तो नंबर 2 पे हम समझेंगे मोलर चालकता। जब किसी विलयन में विद्युत अपघटय का 1 मोल घुला होता है, तो उसकी चालकता मोलर चालकता लैम्डा एम कहलाती है। यानी आपके पास कोई भी विलायक है, और उस विलायक का कितना भी आयतन है, चाहे आधा लीटर है या 1 लीटर है या 2 लीटर है या 3 लीटर है, बस आपको उस विलायक में विद्युत अपघटय का 1 मोल घोलना है। और विद्युत अपघटय का 1 मोल घोलने पर जो विलयन आपको मिलेगा, उस विलयन की जो चालकता होगी उसे हम कहते हैं मोलर चालकता। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, मोलर चालकता का मात्रक बताइए। मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या फिर आप इसे दूसरा मात्रक भी लिख सकते हो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी लिख सकते हो। यहां मीटर स्क्वायर है, और आप यदि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे तो वही मात्रक सही होगा। ठीक है बेटे।
अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। निम्न अभिक्रिया की सहायता से Mg, Zn, Cu और Ag को घटते इलेक्ट्रॉन विभव के क्रम में लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है सबको। देखो, हमें बतानी है इनका घटता हुआ इलेक्ट्रॉन विभव। भाई, घटते हुए इलेक्ट्रॉन विभव का क्रम तो हम बता देंगे, पर उससे पहले एक बात करेंगे कि हम विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाएंगे। इन तीन रिएक्शंस की हेल्प से इन चार धातुओं का, जो इन्होंने Mg, Zn, Cu, Ag, इन चार धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम लिखेंगे कि इन चार धातुओं में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी धातु है। अब देखो, जैसे यहाँ कॉपर हटा रहा है सिल्वर को, जब कॉपर सिल्वर को हटा रहा है तो पक्की बात है कॉपर अधिक क्रियाशील है सिल्वर से। यहां मैंने लिखी है क्रियाशीलता। क्वेश्चन में सिर्फ ये तीन रिएक्शन दी गई हैं, ये चीज मैंने ही अपने आप लिखी है। इस रिएक्शन को देखकर कॉपर यहाँ विस्थापित कर रहा है सिल्वर को, इसका मतलब कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम जिंक को हटा रहा है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम जिंक से अधिक क्रियाशील है। इस रिएक्शन में जिंक कॉपर को हटा रहा है, इसका मतलब जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो आप एक बात देखो कि मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है जिंक से, और जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर से, और कॉपर अधिक क्रियाशील है Ag से। तो एक क्रम बनता है, पहले तो Mg लिखेंगे, Mg के बाद क्या लिखेंगे, Zn, Zn के बाद लिखेंगे Cu, और Cu के बाद लिखेंगे Ag। इन तीन रिएक्शन से ही पता चला है कि यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी हमें बनानी हो तो उसमें सबसे ऊपर हमें Mg को लेना पड़ेगा। Mg क्योंकि सबसे ज्यादा क्रियाशील है इन चारों धातुओं में। यहाँ रिएक्शंस को देख के पता चला है हमें यूं पता चला है कि Mg को कोई भी नहीं हटा रहा है। Mg को हटाने वाला कोई नहीं है। Mg किसे हटाता है, जिंक को हटाता है। अब देखना है कि जिंक किसे हटा रहा है। जिंक हटा रहा है कॉपर को, तो हम Mg के बाद जिंक लिखेंगे, जिंक के बाद कॉपर लिखेंगे। अब कॉपर किसे हटा रहा है, सिल्वर को, तो कॉपर के बाद सिल्वर लिखेंगे। इसका मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी यदि हम बनाएंगे तो सबसे ऊपर हम लिखेंगे Mg को, फिर Zn को, फिर Cu को, फिर Ag को। इसका मतलब Mg सबसे अधिक क्रियाशील है, Zn उससे कम क्रियाशील है, कॉपर उससे भी कम क्रियाशील है, Ag सबसे कम क्रियाशील है। तो यदि आप Mg को सबसे ऊपर रखोगे तो इसका मतलब है कि Mg का इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम है, और Ag को यदि सबसे नीचे रखोगे तो इसका मतलब है Ag का इलेक्ट्रॉन विभव सबसे ज्यादा है। और इन्होंने कहा है घटता इलेक्ट्रॉन विभव का क्रम बताओ। क्या क्रम बताओ? देखो, घटते इलेक्ट्रॉन विभव के क्रम में लिखिए। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विभव तो उसका होगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे रखी हुई धातु होगी, या फिर जो सबसे कम क्रियाशील धातु होगी। तो इलेक्ट्रॉन विभव सबसे ज्यादा Ag का होगा, Ag से कम कॉपर का होगा, कॉपर से कम जिंक का होगा, और सबसे कम Mg का होगा। तो Ag का इलेक्ट्रॉन विभव सबसे ज्यादा है और Mg का इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम है इन चार धातुओं में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, जिंक तनु HCl से क्रिया करता है जबकि कॉपर नहीं करता, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। भाई, जिंक तनु HCl से इसलिए क्रिया करता है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, और हाइड्रोजन से ऊपर है तो इसका मतलब जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, और हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। जबकि कॉपर की हम बात करते हैं तो कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, इसका मतलब हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। इसका मतलब HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहां लिखा है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है जबकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है तो जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा, इसलिए HCl से क्रिया कर लेगा। जबकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है तो कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन। प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघटय को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको पता है प्रबल विद्युत अपघटय वे सभी विद्युत अपघटय होते हैं जिनके आयनन की मात्रा और आयनन का वेग अधिक होता है।
यानी जल में घुलकर बहुत ज्यादा तेजी से आयनों में टूटते हैं और अधिक प्रतिशतता में भी आयनों में टूटते हैं, यानी उनमें आयनों में टूटने की परसेंटेज उनकी अधिक होती है। अब प्रबल वैद्युत अपघटन 3 प्रकार के होते हैं, सारी चीजें आपको पढ़ा रखी हैं फ्रेश वीडियोस में। प्रबल विद्युत अपघटन होते हैं 3 प्रकार के। एक तो जितने भी प्रबल अम्ल हैं वे सभी प्रबल विद्युत अपघटन हैं, और जितने भी प्रबल क्षार हैं वे भी सब प्रबल विद्युत अपघटन हैं, और जितने भी लवण हैं वे भी सब प्रबल विद्युत अपघटन हैं। जबकि चलो पहले देखते हैं हम प्रबल विद्युत अपघटन को। प्रबल विद्युत अपघटन ये पानी में घुलकर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, जैसे NaCl, KCl, HCl, NaOH। मतलब आपको ध्यान रखना है कि प्रबल विद्युत अपघटन वे विद्युत अपघटन होते हैं जो जल में घुलने पर जिनके आयनन की मात्रा और आयनन का वेग बहुत अधिक होता है। और जितने भी प्रबल अम्ल हैं वे सभी प्रबल विद्युत अपघटन हैं। प्रबल क्षार भी प्रबल विद्युत अपघटन हैं, और लवण भी प्रबल विद्युत अपघटन हैं। लवण में प्रबल या दुर्बल कुछ नहीं होता है। अब यदि बात करते हैं हम दुर्बल विद्युत अपघटन की, तो दुर्बल विद्युत अपघटन इसके जस्ट उल्टे होंगे। ऐसे विद्युत अपघटन जो जल में घोलने पर जिनके आयनन की मात्रा और आयनन का वेग बहुत कम हो, यानी जो पूर्ण रूप से आयनों में ना टूट पाए, बहुत कम मात्रा में आयनों में टूट पाए। और ये 2 प्रकार के होते हैं। जितने दुर्बल अम्ल हैं वे सब दुर्बल विद्युत अपघटन हैं, और दुर्बल क्षार भी दुर्बल विद्युत अपघटन हैं। अब देखो जरा, प्रबल विद्युत अपघटन के बाद दुर्बल विद्युत अपघटन, ये पानी में घुलकर बहुत कम मात्रा में आयनों में टूटते हैं, जैसे CH3COOH, NH4OH, H2CO3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन है, क्या सेल अभिक्रिया के लिए E0 सेल अथवा डेल्टा Rg0 शून्य हो सकते हैं? उत्तर है नहीं। ऐसा होने पर सेल अभिक्रिया संभव नहीं होगी। पर एक बात है, ये दोनों मान 0 हो सकते हैं यदि साम्य अवस्था स्थापित हो गई हो सेल अभिक्रिया में। जरा ध्यान से सुनो, यदि सेल रिएक्शन में साम्य अवस्था स्थापित हो गई हो तो ऐसा हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। Cu डबल पॉजिटिव का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.34 वोल्ट है। इसके मानक अपचयन विभव व मानक आक्सीकरण विभव का मान बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना सब। देखो, इन्होंने जो है ना यहाँ हमें एक हिंट दिया है, और यहाँ हमें क्या करा है, हमारे दिमाग को घुमाने की कोशिश की है। बच्चे इस चीज को ध्यान से नहीं देखते हैं और सीधा लिख देते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है -0.34 वोल्ट। भाई, मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है तो इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि वो मानक अपचयन विभव होगा। वैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव ही होना चाहिए, ज्यादातर ऐसा ही होता है। पर इस केस में जरा यहाँ जो लिखा हुआ है इसे देख तो लो। यहाँ आपने लिखा है कॉपर और यहाँ लिखा है Cu डबल पॉजिटिव। इसका मतलब कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी तो Cu डबल पॉजिटिव बना होगा, और कॉपर में से यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसका मतलब यहाँ हुआ है ऑक्सीकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ जो इन्होंने ऑक्सीकरण किया है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जो दिया है वो मानक ऑक्सीकरण विभव है। मतलब यहाँ तो लिख दिया मानक इलेक्ट्रोड विभव। आपको पता है मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है, एक तो मानक ऑक्सीकरण विभव, एक तो मानक अपचयन विभव। वैसे ज्यादातर लोग मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव मानते हैं, और मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव मानकर ही विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है। पर यदि इस क्वेश्चन पे आप टारगेट करोगे तो इस क्वेश्चन पे आपको पता चलेगा कि कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद Cu डबल पॉजिटिव बना है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और इलेक्ट्रॉन का निकलना तो ऑक्सीकरण होता है। जब इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण होता है तो ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है ना, ये वास्तविकता में मानक ऑक्सीकरण विभव दिया है, और इसलिए हमने उत्तर में लिखा है कि मानक ऑक्सीकरण विभव। देखो, E0 ऑक्सीकरण, मानक ऑक्सीकरण विभव जो का त्यों टेक दिया हमने। और आपको पता है यदि मानक ऑक्सीकरण विभव इतना है तो अपचयन विभव में हमें बदलने के लिए सिर्फ इस निशान को बदलना पड़ेगा। ये माइनस का हमने प्लस कर दिया, ये आ गया मानक अपचयन विभव, जिसके आधार पर विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है। बस ये बात मैंने आपको पहले से ही सिखा रखी है। यदि आपके पास मानक अपचयन विभव है
तो उसका चिन्ह पलट दोगे तो मानक ऑक्सीकरण विभव आ जाएगा। और यदि आपके पास मानक ऑक्सीकरण विभव है, उसका चिन्ह पलट दोगे तो मानक अपचयन विभव आ जाएगा। आपको इस चीज को देख के पहचानना है कि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इस बात को आप भली भांति जानते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। भाई कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है। पहले तो सब सुन लो इस बात को, हालांकि हर एक क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करा जा चुका है फ्रेश वीडियोस में। देखो कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का इसलिए होता है क्योंकि उसमें नीले रंग के Cu डबल पॉजिटिव आयन होते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आप लोहे की कील डाल दोगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा ऊपर है कॉपर से, और जब लोहे को विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर रखा गया है तो इसका मतलब यह है कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को यहां से क्या करेगा, हटा देगा, विस्थापित कर देगा। और अब कॉपर तो हो गया बेघर, और इसकी जगह किसने ले ली, Fe ने। फेरस FeSO4 फेरस सल्फेट बन गया। क्या बना, फेरस सल्फेट। अब जब ये फेरस सल्फेट बना है तो फेरस सल्फेट में Fe डबल पॉजिटिव आयन जो है वो तो नीले रंग के नहीं होते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट में बदलता रहेगा, विलयन का नीला रंग गायब होता रहेगा। तो यहाँ 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि एक तो Fe कॉपर को हटा देगा क्योंकि Fe अधिक क्रियाशील है कॉपर से, और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन का जो रंग था वो नीला था, वो नीला रंग धीरे धीरे गायब होता रहेगा या समाप्त हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। अब देखो ये रिएक्शन लिखनी है आपको, और लिखना है Fe अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा, अतः विलयन का नीला रंग समाप्त हो जाएगा। ये परिवर्तन होगा कॉपर सल्फेट के विलयन में। लोहे की कील डाल दो या लोहे की छड़े डाल दो या लोहा पीस के डाल दो, आपकी मर्जी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखो जरा क्या है। 10वां क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक अर्थात जस्ते की छड़ डालने पर नीला रंग गायब क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन को आप देखते हो तो कॉपर सल्फेट विलयन नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट विलयन नीले रंग का इसलिए होता है क्योंकि उसमें नीले रंग के Cu डबल पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं। जब कॉपर सल्फेट विलयन में आप जिंक या जस्ते को डालते हो तो जिंक या जस्ता कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर होता है, कॉपर से ऊपर जिंक। तो अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को हटा देगा या कॉपर को विस्थापित कर देगा और बन जाएगा जिंक सल्फेट, कॉपर हो गया बेघर। जब जिंक सल्फेट बनता है तो जिंक सल्फेट में जो Zn डबल पॉजिटिव आयन होते हैं उनका रंग नीला नहीं होता है। इसलिए जब तक वहां कॉपर सल्फेट था तो विलयन का रंग नीला था, और जब वहां बन गया है जिंक सल्फेट तो विलयन का रंग नीला नहीं रहा है। तो हमने लिखा है क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए नीला रंग गायब हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। लवण के विलयनों से धातुओं के विस्थापन की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में भी पढ़ा था कि जो धातु ऊपर होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो धातु अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो यहां लिखा हुआ है विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे एग्जाम्पल है Fe प्लस CuSO4, तो Fe ऊपर है और Cu है विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे, तो Fe Cu को हटा देगी, ये CuSO4 किस में बदल जाएगा, FeSO4 में, और Cu हो जाएगा अलग। तो ये होता है धातुओं का विस्थापन। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। देखो सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन है उसका कोई रंग नहीं होता है, पानी जैसा होता है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। यदि आप इसमें कॉपर डालोगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर सिल्वर से ऊपर है, इसका मतलब कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील है तो सिल्वर को हटा देगा और यहां बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर हो जाएगा अलग। आपको पता है जैसे ही कॉपर नाइट्रेट बनेगा
तो कॉपर नाइट्रेट आयनों में तो टूटेगा ही, Cu डबल पॉजिटिव आयन तो बनाएगा ही, और जब Cu डबल पॉजिटिव आयन बनाएंगे तो Cu डबल पॉजिटिव आयनों का रंग ही तो नीला होता है, Cu का रंग नीला नहीं होता है, Cu डबल पॉजिटिव आयनों का रंग नीला होता है। तो कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। जब तक वहां सिल्वर नाइट्रेट था तो कोई कलर नहीं था, क्योंकि Cu Ag से अधिक क्रियाशील होने के कारण सिल्वर नाइट्रेट से Ag को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है जो नीले रंग का होता है। ये कॉपर नाइट्रेट का विलयन नीले रंग का होगा, सिल्वर नाइट्रेट का कोई कलर नहीं होगा। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमीनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, परंतु फिर भी यह वायु व जल में स्थायी है। क्यों? भाई जब एल्यूमीनियम हाइड्रोजन से ऊपर है तो जल से हाइड्रोजन को हटा देना चाहिए, यानी एल्यूमीनियम को वायु से भी क्रिया कर लेनी चाहिए और एल्यूमीनियम को जल से भी क्रिया कर लेनी चाहिए, पर फिर भी यह वायु व जल में स्थायी है। क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है। ये जो एल्यूमीनियम होता है ना, बहुत ज्यादा सक्रिय होता है और वायु के साथ क्रिया करके हो जाता है ऑक्सीकृत, जिससे बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर बना लेता है, एक परत बना लेता है, जिसे आप कह सकते हो प्रोटेक्टिंग लेयर या रक्षक परत या रक्षी परत। और वो रक्षी परत ही एल्यूमिनियम को हवा और पानी से बचाती है रिएक्शन करने से। आपने एक बात नोट करी होगी कि जब भी आप एल्यूमिनियम का बर्तन खरीद कर लाते हो तो वो बिल्कुल नया होता है, चमकदार, और कुछ समय बाद वो क्या होना शुरू हो जाता है, डल, उसके अंदर डलनेस आनी शुरू हो जाती है, यानी उसकी चमक खत्म होनी शुरू हो जाती है। इसलिए होती है क्योंकि उसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिंग लेयर बननी शुरू हो जाती है और वो उसे बचाती है हवा और पानी से। तो यहाँ लिखा है क्योंकि एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील होने के कारण वायु से क्रिया करके अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक रक्षक परत बना लेता है, इसलिए वायु में भी और जल में भी स्थायी होता है एल्यूमिनियम, हालांकि बहुत ज्यादा क्रियाशील है। 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को हटा देता है, हटाएगा ही। जब जिंक ऊपर रखा हुआ है कॉपर से विद्युत रासायनिक श्रेणी में तो कॉपर को तो हटाएगा ही, जबकि सिल्वर ऐसा नहीं करता है। भाई सिल्वर कॉपर को कैसे हटा देगा जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर को कॉपर से नीचे रखा गया है, अर्थात सिल्वर कॉपर से कम क्रियाशील है। तो यहाँ उत्तर लिखा है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक कॉपर से ऊपर है। साथ में आप ऐसा भी लिखते हो, ऐसा लिख सकते हो, जिंक कॉपर से ऊपर है अर्थात कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जबकि सिल्वर कॉपर से नीचे है अर्थात कॉपर से कम क्रियाशील है। इसलिए जिंक तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा सकता है, पर सिल्वर कॉपर सल्फेट से कॉपर को नहीं हटा सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15वें क्वेश्चन में कहा है MgZnCuAg में से कौन सा तत्व अम्ल से हाइड्रोजन मुक्त करता है? भाई अम्ल से हाइड्रोजन केवल वे धातुएं मुक्त करती हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई हैं। कहाँ रखी हुई हैं? हाइड्रोजन से ऊपर। तो इनमें मैग्नीशियम और जिंक ऐसी धातुएं हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, इसलिए ये दोनों ही अम्ल से हाइड्रोजन को मुक्त कर सकती हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है Mg व Zn, ये दो धातुएं हैं क्योंकि ये दोनों विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जिंक धातु कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकती है जबकि सोना नहीं। क्यों? पता है ना क्यों? भाई विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होती है वो अपने से नीचे वाली धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा रहा है, इसका मतलब जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, जबकि सोना कॉपर सल्फेट से कॉपर को नहीं हटा पा रहा है, इसका मतलब सोना विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे है। तो इन्होंने पूछा है जिंक क्यों हटा रहा है कॉपर को जबकि सोना क्यों नहीं हटा सकता है कॉपर को। तो उत्तर लिखा है क्योंकि जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है जबकि सोना नीचे है। तो जो ऊपर वाली धातु होती है वो अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए वो अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, जिसे आप कहते हो धातुओं का विस्थापन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17वां क्वेश्चन।
अनंत तनुता पर HCl, NaCl, CH3COONA के समतुल्य चालकत्व क्रम से इतने इतने और इतने इकाई हैं। एसिटिक अम्ल का समतुल्य चालकता या चालकत्व बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने HCl का दे दिया, NaCl का और CH3COONA का, तीनों का चालकत्व दे दिया और एसिटिक अम्ल का हमारे से पूछ लिया। तो यदि आप एसिटिक अम्ल का चालकत्व निकालोगे तो एसिटिक अम्ल में दो चीजें, एक तो CH3COO और एक H। CH3COO तो मिल जाएगा CH3COONA के चालकत्व से और H मिल जाएगा HCl के चालकत्व से। तो हम सोडियम एसीटेट का चालकता और HCl का चालकता जोड़ेंगे। सोडियम एसीटेट की चालकता में एक एक्स्ट्रा चीज आई है Na और HCl की चालकता में एक्स्ट्रा चीज आई है Cl। तो हमें इसमें से घटाना पड़ेगा NaCl की चालकता को। तो आप CH3COONA की चालकता कितनी दी थी? 78.5, ये दे रखी है CH3COONA की लास्ट में 78.5। और HCl की चालकता कितनी थी? 380.5। माइनस करनी है इसमें से NaCl की चालकता। NaCl की कितनी है? 109.8। तो जब आप इन दोनों को जोड़ के इसमें से 109.8 घटाओगे तो ये बचेगा आपके पास 349.2 इकाई। इतने यूनिट आप बोल सकते हो, इकाई बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पक्का करके जाना है आपको। देखो CH3COOH में CH3COO कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। और H कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। अब यहाँ एक्स्ट्रा Na आया है Cl, इसलिए इसमें से घटा दिया है हमने NaCl की चालकता को। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। Cl2 पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को विस्थापित कर देती है। ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि Cl2 जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयोडीन से नीचे है। बस इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। धातु जो ऊपर वाली होती है ना, वो अपने से नीचे वाली धातु को हटा देती है, जबकि अधातुओं में ये सिस्टम हो जाता है बिल्कुल उल्टा। अधातु जो नीचे वाली होती है ना, वो अपने से ऊपर वाली अधातु को उसके लवण के विलयन से हटा देती है। इसका कारण यह है कि धातुएं तो अपचायक होती हैं, जबकि अधातुएं होती हैं आक्सीकारक। धातुओं की क्रियाशीलता निर्भर करती है कि किसी धातु की अपचायक क्षमता कितनी है, जबकि अधातु की क्रियाशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस अधातु की आक्सीकारक क्षमता कितनी है। तो इसलिए अधातु तो नीचे वाली ज्यादा क्रियाशील होती है, जबकि हमने पढ़ा है धातु ऊपर वाली ज्यादा क्रियाशील होती है। तो Cl2 पोटेशियम आयोडाइड से I2 को हटा रहा है, आयोडीन को। इसका कारण यह है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्लोरीन नीचे है आयोडीन से, और जब क्लोरीन आयोडीन से नीचे रखा है तो आयोडीन से अधिक क्रियाशील है, और आयोडीन से ज्यादा क्रियाशील है तो आयोडीन को तो हटा ही देगा, विस्थापित कर देगा। जबकि आयोडीन पोटेशियम ब्रोमाइड से Br को नहीं हटा पाता है। आयोडीन Br को यानी ब्रोमीन को इसलिए नहीं हटा पाता है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयोडीन ऊपर है और ब्रोमीन नीचे है, और ब्रोमीन नीचे है तो ब्रोमीन अधिक क्रियाशील है, इसलिए अधिक क्रियाशील अधातु को कम क्रियाशील अधातु नहीं हटा सकता है, या अधिक प्रबल आक्सीकारक अधातु को कम प्रबल या दुर्बल आक्सीकारक अधातु नहीं हटा सकता है। बस इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। धातु जो ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है और अधातु जो नीचे है वो अधिक क्रियाशील है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी एग्जाम में आप गलत करके आ जाओ और यहाँ सोच रहे हो कि सर जब Cl2 नीचे है तो कम क्रियाशील होना चाहिए। भाई Cl2, I2, Br2 और F2, इन चार को तो ध्यान से सुन लो। इन चारों के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा, ये चारों अधातु हैं और अधातु वो ज्यादा क्रियाशील होती है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है। या फिर आप ऐसा नहीं समझते हो तो यूं समझो कि अधातु वो ज्यादा क्रियाशील होती है जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि क्लोरीन Ki से I2 को विस्थापित कर देती है, जबकि I2 KBr विलयन से Br2 को विस्थापित नहीं करती। क्यों? सीधी सी बात है, Cl2 विद्युत रासायनिक श्रेणी में I2 से नीचे है, अर्थात I2 से अधिक क्रियाशील है, जबकि I2 विद्युत रासायनिक श्रेणी में Br2 से ऊपर होने के कारण Br2 से कम क्रियाशील है, इसलिए I2 Br2 को नहीं हटा सकता, जबकि Cl2 I2 को हटा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19वां क्वेश्चन, Hg प्लस H2SO4 इज इक्वल टू HgSO4 प्लस H2 अभिक्रिया संभव नहीं है, क्यों? भाई Hg हाइड्रोजन को क्यों नहीं हटा पा रहा है?
अम्ल से हाइड्रोजन को वो हटाएगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होगा। और Hg इसे नहीं हटा पा रहा है, तो इसका कारण यह है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Hg यानी मरकरी हाइड्रोजन से नीचे है। और जब मरकरी हाइड्रोजन से नीचे है तो हाइड्रोजन को कैसे हटा देगा? वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसलिए उसे हटा ही नहीं सकता है। तो हमने उत्तर में लिखा है क्योंकि Hg हाइड्रोजन से नीचे होने के कारण अम्ल से हाइड्रोजन को हटा नहीं सकता है। अम्ल से हाइड्रोजन को, अम्ल हो या जल हो, अम्ल या जल से हाइड्रोजन को केवल वे धातुएं विस्थापित कर सकती हैं या हटा सकती हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रेडॉक्स विभव क्या होता है? इसे आपको याद करके जाना है परिभाषा को। किसी सेल में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होने पर धातु व विलयन के आयनों के मध्य साम्य में या साम्य अवस्था होने पर या साम्य अवस्था में विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। ये रेडॉक्स विभव की परिभाषा आपको याद करके जानी है, पक्की ध्यान रखना है आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन देखते हैं। फिर ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है और अपना रिवीजन ईमानदारी से ही करना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि एग्जाम में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे जितने क्वेश्चंस होते हैं, वे आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जानी है। आपको ध्यान रखना है जितने ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चंस आप पढ़कर जाओगे आप उतना ही अच्छा अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे। ठीक है बेटे? बस इसके बाद हम एक वीडियो और लेकर आएंगे इसी यूनिट का जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल, और ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगला यूनिट या अगला चैप्टर। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।